हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप फर्स्ट का 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि ये इसका जो भी आंसर है ना थोड़ा लंबा लंबा, इसकी वजह से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आप लोगों को और लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है धान का भूरी पर्ण चित्ती रोग क्या है और इसके लक्षण क्या है। ठीक है, धान का भूरी पर्ण चित्ती रोग मतलब ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट किसका? राइस का। तो धान का पर्ण चित्ती धान का भूरी पर्ण चित्ती रोग क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि ब्राउन लीफ स्पॉट क्या है और इसका लक्षण क्या है। तो देखिए, जो ब्राउन लीफ स्पॉट है इसको हेलमिंथोस्पोरियम बोला जाता है। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम। ठीक है, तो इसको हेलमिंथोस्पोरियम भी बोला जाता है धान के ब्राउन लीफ स्पॉट को। तो ध्यान रखिएगा, धान के ब्राउन लीफ स्पॉट को बोले हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी बोला जाता था। ठीक है, इतना बात जानकारी होगी आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं रोग है क्या। तो सुनिएगा कि ये जो धान का ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है, यह एक धान का बहुत ही प्रमुख रोग है, मतलब कि समझ लीजिए मुख्य रोग है धान का। और इस रोग का प्रकोप विश्व के लगभग सभी धान उगाने वाले देशों में पाया जाता है। लेकिन लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यह जो धान का रोग है, यह बहुत ही प्रमुख रोग है धान का, और इसका प्रकोप विश्व के लगभग सभी धान उगाने वाले देशों में पाया जाता है। भारत में इस रोग को सर्वप्रथम 1919 में सुंदरारमन द्वारा मद्रास तमिलनाडु में देखा गया। किसके द्वारा? 1919 में सुंदरारमन के द्वारा। कहां पर देखा गया? मद्रास राज्य में। मद्रास राज्य, या इसको तमिलनाडु बोल सकते हैं। ठीक है, मद्रास राज्य में कहां देखा गया? तमिलनाडु में। तब यह रोग धान उत्पादन करने वाले लगभग सभी राज्यों जैसे असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश इत्यादि में पाया जाने लगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले इस रोग को देखा था किसने? 1919 में सुंदरारमन। कहां पर? तमिलनाडु में। तथा अब यह रोग जो है, अब यह जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है, यह लगभग सभी राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि में पाया जाने लगा है। परंतु तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यह उग्र रूप से उत्पन्न होता है। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते चलिएगा। परंतु यह जो रोग होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत उग्र रूप ले लेता है, मतलब बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। कौन? ब्राउन लीफ स्पॉट। कौन कौन से राज्य है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनके कुछ भागों में यह उग्र रूप ले लेता है और यह बहुत अधिक हानि भी पहुंचाता है। वर्ष 1942 से 43 में, ठीक है, सन 1942 से 1943 में बंगाल के प्रसिद्ध अकाल का मुख्य कारण वुड हेल अकाल जांच आयोग ने इस रोग को माना था। ठीक है, सन 1942 से 43 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था। ठीक है, जिसका मुख्य कारण इसी को माना गया था। उस अकाल की जांच करने वाला था वुडहेड अकाल जांच आयोग। देखिए समझते चलिएगा, मैं क्या क्या मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। तो वुडहेड अकाल जांच आयोग ने सन 1942 से 43 में बंगाल में अकाल पड़ने का कारण इसी रोग को बताया था। उस समय यह रोग बंगाल में धान की फसल पर महामारी के रूप में फैला था। अब बात आती है महामारी क्या होता है। पहले महामारी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को, एक लोग को बुखार हो गया। ठीक है, किसी को बुखार हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 2 लोग को बुखार हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यही जो बुखार है सभी लोगों को एक साथ हो जाएगा तो इसको एक महामारी बता देंगे। मतलब इससे बहुत, यह छोटे से क्षेत्र से बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा तो उसको बोलते हैं महामारी रोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोविड था। कोविड कहां पर था? सबसे पहले तो चाइना में था। चाइना एक छोटा सा क्षेत्र है तो इसे महामारी नहीं बोला गया। चाइना के बाद क्या हुआ कि यह भारत में आया, फिर अमेरिका में गया, मतलब धीरे धीरे सभी देशों में फैल गया। मतलब पहले छोटे से क्षेत्र में, बड़े से क्षेत्र में फैल गया, तो मतलब
कि यही डिजीज क्या बोलते हैं, इसी डिजीज को बोला जाता है महामारी। कोई छोटा सा रोग जब उग्र रूप ले लेता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसको महामारी का नाम दे दिया जाता है। तो 1942-43 से बंगाल के अकाल के प्रसिद्ध अकाल का मुख्य कारण इसी रोग को बताया था वुडहेड अकाल जांच आयोग ने। उस समय यह रोग बंगाल में धान की फसल और महामारी के रूप में फैला था, जिसके कारण 50 से 90% फसल नष्ट हुई। 50 से 90% तक फसल नष्ट हो गई, तो बताइए 10% में कितने लोग खा सकेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर सभी लोग भूख से मर गए। ठीक है, इस रोग का प्रभाव दोनों के स्वरूप एवं उपज दोनों पर पड़ता है। इस रोग का जो प्रभाव है वो दानों के स्वरूप और उपज दोनों पर पड़ता है, और उपज में कमी होने के साथ साथ बीज में अंकुरण क्षमता और दाने के भार में कमी भी हो जाती है। बेदी एवं गिल ने 4.6 से 29.0% दानों के भार में हानि होने का उल्लेख किया है। ठीक है, इस रोग को पर्णचित्ती के नाम से जाना जाता है, तिल पर्णचित्ती के नाम से जाना जाता है, हेलमिंथोस्पोरियम के नाम से जाना जाता है, पौध या पर्णशिरता या अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था इस रोग के बारे में थोड़ा सा कि यह रोग है क्या। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह एक धान का प्रमुख रोग है और इसका प्रकोप विश्व के लगभग सभी धान उगाने वाले देशों में पाया जाता है। भारत में इस रोग को सबसे पहले 1919 में सुंदरा रमन द्वारा मद्रास राज्य में देखा गया था। अब यह रोग धान उत्पादन करने वाले लगभग सभी राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश इत्यादि में पाया जाता है। परंतु कुछ राज्य ऐसे जहां पर यह उग्र होता है, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर यह उग्र रूप में पाया जाता है और बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। वर्ष 1942 से 43 में क्या हुआ था, बंगाल का प्रसिद्ध अकाल जो था उसका कारण भी इसी रोग को बताया जाता है, जिसको बताने वाला आयोग था वुडहेड अकाल जांच आयोग, जो कि 1945 में बताया था। ठीक है, इस रोग का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि इससे लोग भूख से मर गए, मतलब अनाज की इतनी कमी होगी कि लोग भूख से मर गए। इस रोग से 50 से 90% जो फसल वह खराब हो जाती थी। इस रोग का जो प्रभाव है दानों के साथ साथ उसके पौधों पर भी पड़ता है। दानों का जो वजन है एकदम कम हो गया, ठीक है, और उसका जो पौधा है वह खराब हो जाता था। इस रोग को पर्णचित्ती, तिल पर्णचित्ती, हेलमिंथोस्पोरियम, पर्णशिरता या अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखेंगे अब इसका सिम्टम मतलब क्या लक्षण है इस रोग का, कैसे पहचानेंगे कि यह ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका लक्षण देखिएगा, भूरे धब्बे को तिल का पत्ता धब्बा या हेलमिंथोस्पोरियम या फंगल ब्लाइट भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया। कवक जो होते हैं नर्सरी में अंकुर से लेकर मुख्य खेत में दूध की अवस्था तक फसल पर हमला करता है। ठीक है, यह जो इसका जो रोग होता है यह दुग्धावस्था तक इसमें क्या करता है कि हमला करता है। यह रोग पहले छोटे भूरे धब्बों के रूप में प्रकट होता है। यह जो रोग होता है पहले क्या होता है, छोटे भूरे धब्बे के रूप में, छोटा भूरा धब्बा आप लोग देखे होंगे। अभी मैं आप लोगों को इसका फोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, छोटा भूरा धब्बा। तो पहले यह रोग होता है छोटे भूरे धब्बों के रूप में प्रकट होता है, बाद में यह बेलनाकार या अंडाकार से गोलाकार हो जाता है। इसको तिल के बीज जैसा देखा गया। ठीक है, यह बाद में तिल के बीज जैसा हो जाता है। धब्बों की चौड़ाई जो होती है वह 0.5 से 2 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, 0.5 से 2.0 मिलीमीटर तक होती है। ये मिलकर बड़े पैच बनाते हैं, फिर कई धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तियां सूख जाती है। जब एक धब्बा यहाँ पर, एक धब्बा यहाँ पर, ये सब धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो क्या होती है, पत्तियां सूख जाती हैं। संक्रमण पुष्पगुच्छ, गर्दन तथा भूरे रंग की उपस्थिति पर भी होता है। इससे बीज भी संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इस रोग से बीज भी संक्रमित होते हैं। अंकुर मर जाते हैं और प्रभावित नर्सरी को अक्सर उनके भूरे रंग के झुलसे हुए रूप से दूर से पहचाना जा सकता है। इस रोग का एक लक्षण यह है कि चमक पर गहरे भूरे या काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, बीज के संक्रमण से बीज का अंकुरण विफल हो जाता है, अंकुर मर जाते हैं और अनाज की गुणवत्ता और वजन में कमी हो जाती है। और इस मामले में क्या होता है कि हमारी जो उपज है वह 50% तक कम हो जाती है। ठीक है, तो यह था इसका थोड़ा सा लक्षण। चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक लक्षण देखेंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा। तो देखते हैं। तो इस रोग के लक्षण के सभी वायवीय, इस रोग के जो लक्षण होते हैं वह सभी वायवीय भाग पर देखे जाते हैं। मतलब कि जो पौधा है, पौधे के ऊपर वायु में जो भाग है
उस सभी भागों में इस रोग के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है। प्रांकुर, चोल, पर्णफलक, पर्णछद एवं तुषों पर अनियमित समकोणीय गहरे केंद्र वाली भूरी चित्तियों व प्रभु लक्ष्म प्रकट होती है। ठीक है, ब्राउन स्पॉट प्रकट होती है। परंतु यह चित्तियां होती है, जो स्पॉट होता है पत्तियों पर अधिक सामान्य रूप से बनती है। प्रांकुर चोल पर चित्तियां छोटी छोटी गोल से भूरी पड़ लेकर अंडाकार एवं भूरे रंग की होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया, तथा सामान्य रूप से यह चित्तियां आकार में नहीं बढ़ती। पत्तियों पर चित्तियां का आकार एक माप में बहुत छोटे बिंदु से लेकर गोल आकार की या गोल होती है, जो बाद में बढ़कर दीर्घ वृत्तीय, अंडाकार या वृत्ताकार हो जाती है। ठीक है। पत्तियों पर जो चित्तियां होती है वह बिखरी हुई होती हैं और छोटी चित्तियां हरी भूरी या बैंगनी भूरे रंग की होती हैं, जबकि बड़ी चित्तियों के किनारे इसी रंग के होते हैं, परंतु इनके बीच का भाग जो होता है पीलापन लिए मलिन श्वेत या धूसर रंग का होता है। कभी कभी चित्तियां एक पीत प्रभाव मंडल द्वारा चारों ओर से घिरी होती हैं। तो ये जब रोग हो जाता है किसी पौधे पे, तो उसकी जो बालियां होती हैं वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती, पूर्ण रूप से विकसित हुए बिना ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और क्या होता है, यह रोग जो होता है इसके कई रूप होते हैं। बालियों पर सबसे पहले यह पराक्ष के सबसे निचले जोड़ों पर या उनके निकट बनता है। तुषों पर यह गहरी भूरी अथवा काली अंडाकार चित्तियां बनाती है, जो धीरे धीरे संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। तो यही था ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज और इसका सिम्टम। कुल मिला के यह जो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है यह वायु में रहने वाले सभी भागों पर होता है। इस रोग से क्या होता है कि जो बालियां होती है वो अच्छे से निकल नहीं पाती। इस रोग का लक्षण कई अलग अलग होता है। यह रोग जो होता है सबसे पहले एक बिंदु के आकार का होता है, मतलब एक पड़ के चित्त के आकार का होता है। उसके बाद ये आकार अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेता है और बढ़ते बढ़ते गोलाकार या अंडाकार हो जाता है। यह देखने पे तिल के बीज जैसा लगता है, जब जो काले तिल का बीज होता है उसके जैसा लगने लगता है। इस रोग से क्या होता है, इस रोग से हमारे पौधे के साथ साथ जो बीज होते हैं वह भी सूख जाते हैं। इनकी जो चित्तियां हैं वो आपस में जब मिल जाती हैं तो पत्तियां जो होती है वो सूख जाती हैं। तो यही इनका लक्षण था। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम पूछता है इस सब्जेक्ट में। प्लांट पैथोलॉजी में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, आप लोग जानते हैं कि नियंत्रण की ऐसी विधि जिसमें बिना रसायन के प्रयोग के हम लोग कीटों और रोगों से छुटकारा पा सके, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब समझिएगा कि उसमें हम रसायन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप बोल सकते हैं कि खेती में लगातार रसायनों के प्रयोग से जमीन जो है वह जहरीली होती जा चुकी है। ठीक है, पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले व महंगे रासायनिक कीटनाशकों और रोग नियंत्रकों के कारण किसान कर्जे के बोझ में दबकर आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। इस दुष्चक्र से किसानों को बाहर निकालने के लिए खेती में जैविक विकल्पों को अपनाएं। जैविक कीटनाशक एवं रोग कीट को खत्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। किसानों के द्वारा किया कुछ सरल एवं जांच परखे तरीकों का प्रयोग कर खेती में कीटों और रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या इतना सब बोलने का कोई मतलब नहीं, सीधे आप लोग समझिएगा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है ना, बायोलॉजिकल मतलब होता है जैविक, जैविक कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण, तो जैविक नियंत्रण क्या होता है समझिएगा, जीवों के द्वारा जो हम लोग नियंत्रण करेंगे ना, जीवों के द्वारा नियंत्रण करेंगे तो उसको जैविक नियंत्रण बोलेंगे। जैसा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो एक घर है, ठीक है, आपका यह एक घर है, इसमें बहुत सारे चूहे हो गए हैं। इन सभी चूहों को आप लोग कंट्रोल करने के लिए पहले क्या करते थे, रसायन का प्रयोग करते थे। लेकिन आप क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर बिल्ली को पाल देंगे। बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली आएगी इन चूहों को मार कर खा जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पैसा है वह भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरी बात की चूहे मरेंगे, मतलब दवा रखने से घर में मर जाते थे, तो उससे क्या होता था कि गंदगी भी होती थी और कई सारे वायरस भी चूहों के कारण हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्ली जो होती है वो चूहों को डायरेक्ट मारकर खा जाती है, जिससे क्या होता है हमारा पैसा भी बचता है, हमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। तो ऐसा ही हमारे ठीक फसलों में होता है। फसलों में जैसे मान लीजिए कि हमारे फसलों में कोई एक कीट पाया जा रहा है, ठीक है, कीट पाया जा रहा है जो क्या करता है हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या करते हैं, चिड़िया देखेंगे
तो उस खेत में थोड़ा सा दाना आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। चिड़िया आएंगी उस दाने के साथ साथ उन सभी जो कीट है उनको भी खा जाएंगी। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब यही है कि हम लोग कीटों को नियंत्रण करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे, ऐसे कीट को पालेंगे जो उनको मारकर खा जाता हो। हाँ, लेकिन इसमें कुछ हानियां भी हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हानियां यही हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उसमें जो कीट होते हैं वो सभी कीटों को नहीं खाते, लेकिन सिर्फ जिनके ऊपर उनकी रुचि होती है उसी कीट को खाते हैं। ठीक है, तो यही था बायोलॉजिकल कंट्रोल। और मैंने आप लोग बताया धान के ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज के बारे में। तो देखिए ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए कुछ हम लोग देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें देखेंगे अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वांगी एवं संपर्क फफूंदनाशी में अंतर, या बोल सकते हैं सिस्टेमिक एंड कंटेक्ट फंजीसाइड में अंतर। तो जो सर्वांगी फफूंदनाशी होता है यह क्या होता है, यह ऐसा रसायन होता है, मैं अब 2 पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, इधर आपका है सिस्टमेटिक सर्वांगी सर्वांगी और इधर आपका है संपर्क। तो सर्वांगी क्या है, सर्वांगी मतलब वे रसायन जिनका प्रयोग करने पर वह फंगस के शरीर में घुसकर उसके जीवन के सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सर्वांगी में क्या होता है कि ऐसा रसायन का प्रयोग किया जाता है जिसमें वह फंगस को ये उसके शरीर में घुसकर उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, और संपर्क फफूंदनाशी वह होता है जिसके संपर्क में फंगस आने से ही उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, सर्वांगी मतलब उसके शरीर में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाएगा, संपर्क मतलब उसके टच में ही उसको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, और सर्वांगी का एक उदाहरण है प्लांटवेक्स और वीटावेक्स। प्लांटवेक्स और वीटावेक्स। और संपर्क का एक एग्जाम्पल है M45 और डाइथेन Z78। तो यह दोनों में अंतर है। संपर्क फफूंदनाशी फफूंदनाशी होता है जिसके संपर्क में आने से ही फंगस मर जाते हैं, और सर्वांगी फफूंदनाशी होते हैं या वे रसायन होता है जिनका प्रयोग करने पर फंगस के शरीर में घुसकर उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनको सर्वांगी फंगिसाइड बोला जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है छिड़काव एवं बुरकाव में अंतर, जो कि आपके देखिए 3rd सेमेस्टर में आईपीएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें पूछा था छिड़काव और बुरकाव में अंतर। तो छिड़काव क्या होता है, बुरकाव क्या होता है। छिड़काव मतलब समझते हैं स्प्रेइंग और डस्टिंग। तो वायु द्वारा सूक्ष्म बिंदुओं के समान तरल पदार्थों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, छिड़काव कहलाता है। जैसे हम लोग अपने मशीन क्या करते हैं, दवा को छिड़कते हैं, तो यह क्या छिड़काव है। बुरकाव क्या है, तो हाथ अथवा यंत्र द्वारा अविलेय अनिलंबनीय द्रव्यों के चूड़ या पादप पड़ समूह पर छिड़काव करते हैं तो उसको बोलते हैं बुरकाव। ठीक है, तो देखिए छिड़काव क्या होता है, हम लोग मशीन से जो हमारी दवा छिड़कने की मशीन है इस समय यूज की जाती है उसका यूज करते हैं। बुरकाव का मतलब यही है कि हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे एक पाउडर होता है, पाउडर को हम लोग छिड़कते हुए होता है बुरकाव, दवा को छिड़कते हुए होता है छिड़काव। इसका प्रयोग करने के लिए स्प्रेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, जो स्प्रेइंग होता है, जो छिड़काव होता है, इसका यूज करने के लिए क्या किया जाता है, स्प्रेयर का यूज किया जाता है। और बुरकाव में इसका यूज करने के लिए डस्टर का यूज किया जाता है, इसीलिए इनका नाम भी स्प्रेइंग और डस्टिंग है। अगला पॉइंट है छिड़काव में कि यह घोली विलेन होते हैं, मतलब इनको घोला जाता है। और बुरकाव में यह चूड़िल छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें घोला नहीं जाता है, छोटे छोटे कण पहले से ही होते हैं। तो यही इनमें था कुछ छोटा सा अंतर जो कि मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा आप लोग।